सोचिए, बाहर 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप हो और कोई एसी ना हो। हैरानी होती है ना कि एयर कंडीशनिंग के आविष्कार से पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसी भयंकर गर्मी में भी कैसे सर्वाइव किया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही जानने वाले हैं। हम प्राचीन काल की उसी शानदार थर्मोडायनामिक इंजीनियरिंग के सफर पर चलेंगे, जहां लोगों ने बिना 1 यूनिट बिजली खर्च किए सिर्फ प्राकृतिक नियमों का इस्तेमाल करके इस जानलेवा गर्मी को मात दी थी। आजकल तो हम पूरी तरह से इन पावर हंग्री एसीज पर निर्भर हैं। मेरा मतलब है, ये पावर ग्रिड का खूब इस्तेमाल करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैसें छोड़ते हैं। लेकिन जरा इन प्राचीन पैसिव सिस्टम्स को देखिए, एकदम जीरो एमिशन। इनमें कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं था। ये लोग आसपास मिलने वाले लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप में काम करते थे। इस चर्चा को हम 4 मुख्य प्राकृतिक तत्वों के आधार पर समझेंगे। पहला है अर्थ, यानी शहर के ग्रिड और थर्मल मास। दूसरा है हवा, जहां हम देखेंगे कि रेगिस्तानी हवाओं को कैसे पकड़ा जाता था। तीसरा होगा पानी और इवैपोरेशन का जादू। और चौथा, रेगिस्तान के बीचों बीच बर्फ जमाना। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि आज के समय में हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले तत्व की, अर्थ, यानी मिट्टी और सिटी ग्रिड्स। अलग अलग सभ्यताओं को देखें तो एक बात साफ नजर आती है। सूरज की धूप से बचने के लिए सबने अपना अलग दिमाग लगाया। मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोग क्या करते थे? वो अपने घर बिल्कुल सटा सटा कर बनाते थे, संकरी गलियों के साथ, ताकि धूप सीधे दीवारों पर पड़े ही नहीं। वहीं अमेरिका के प्यूब्लोअन लोगों ने दक्षिण की ओर मुख वाली चट्टानों के ठीक नीचे अपने घर बना लिए। और चीन का याओडोंग सिस्टम तो और भी कमाल था। वहां लोगों ने मिट्टी की प्राकृतिक ठंडक लेने के लिए सीधे जमीन के अंदर ही अपने घर खोद लिए। लेकिन अगर अर्बन प्लानिंग की मास्टर क्लास देखनी हो ना, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो देखना चाहिए। सोचिए, उनके पास एकदम स्टैंडर्डाइज्ड पक्की हुई ईंटें थी, 1, 2 और 4, 1:2:4 के रेशियो वाली। उन्होंने एकदम सीधी सड़कें बनाई जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थीं। ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, ये नेचुरल विंड चैनल्स थे जो पूरे शहर में ठंडी हवा घुमाते थे। और हाँ, उनके घर बाहर मुख्य सड़क पर नहीं, बल्कि अंदरूनी आंगनों की तरफ खुलते थे। क्या गजब की प्लानिंग थी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे तत्व की तरफ, विंड, यानी हवा। जब हवा रुकी हुई हो तो क्या करें? प्राचीन इंजीनियर्स ने इसका भी हल निकाल लिया था, मुल्कफ और बादगीर। मिस्र में 1300 ईसा पूर्व में छतों पर ऊंचे टावर बनाए गए थे, जिन्हें मुल्कफ कहते थे। इनका काम था ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवा को पकड़ना और सीधे घर के अंदर धकेलना। बाद में फारस यानी पर्शिया वालों ने इसे और एडवांस कर दिया, बादगीर बनाकर, जो किसी भी दिशा से आने वाली हवा को बड़ी आसानी से कैच कर सकता था। ये बादगीर काम कैसे करता था? इसकी फिजिक्स बहुत सिंपल है। जब हवा टावर के ऊपरी हिस्से से टकराती है तो वहां एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। अब इससे होता क्या है कि घर के अंदर की गर्म और हल्की हवा बुयांसी की वजह से ऊपर खिंचकर बाहर निकल जाती है, और ठीक उसी वक्त एकदम ताज़ी और ठंडी हवा तेज स्पीड से घर के अंदर फेंक दी जाती है। मतलब बिना बिजली का एक प्योर नेचुरल एसी। अब ये नंबर देखिए, 30 से 50। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये इस्लामिक और भारतीय वास्तुकला में इस्तेमाल होने वाली जालियों का रेशियो है। ये जाली के ठोस हिस्से और खाली छेदों के बीच का एक बेहद सधा हुआ अनुपात है, जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता था। इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का साइंस है, जिसे हम वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि जब हवा इन जालियों या मेश्रबिया के छोटे और पतले छेदों से गुजरती है ना, तो हवा की स्पीड अचानक बढ़ जाती है और प्रेशर गिर जाता है। एक साधारण सी दिखने वाली लकड़ी या पत्थर की जाली बाहर की गर्म हवा को अंदर आते आते बिल्कुल ठंडा कर देती थी। चलिए, अब हमारे तीसरे प्राकृतिक तत्व की ओर चलते हैं, पानी और वाष्पीकरण, यानी इवैपोरेशन का असली जादू। विज्ञान की भाषा में इस प्रोसेस को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो जब गर्म और सूखी हवा पानी के संपर्क में आती है तो पानी उस हवा की गर्मी को सोखकर भाप बन जाता है। इस प्रोसेस से न सिर्फ हवा का तापमान एकदम से गिर जाता है, बल्कि उस सूखी रेगिस्तानी हवा में एक बड़ी ही अच्छी आरामदायक सी नमी भी आ जाती है। भारत में इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है खस की चटाई।
वेटिवर घास की घनी जड़ों से बने इन पर्दों पर जब पानी छिड़का जाता था तो बस क्या ही कहने। ये अंदर आने वाली हवा को ठंडा तो करते ही थे, साथ में धूल और कीड़ों को भी छान देते थे। और वो बारिश के बाद वाली मिट्टी की सोंधी महक, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। एक और बहुत ही आम लेकिन जबरदस्त तरीका था पत्थर के फर्श पर ठंडे पानी का पोछा लगाना। हम सबके घरों में भी तो यही होता था। जैसे ही पानी फर्श से भाप बनकर उड़ता है, वो कमरे की पूरी गर्मी को अपने साथ ली जाता है। एक तरह से ये कमरे को पसीना लाकर घर को तुरंत ठंडा करने जैसा है। और हम भारत की बावड़ियों या वावों को कैसे भूल सकते हैं। सोचकर देखिए, जमीन के अंदर 25-25 मीटर तक गहरी संरचनाएं, पत्थरों की मोटी दीवारें जो जमीन की प्राकृतिक ठंडक को पकड़कर रखती थी, और सबसे नीचे मौजूद पानी का इवेपोरेशन, ये सब मिलकर एक ऐसा माइक्रोक्लाइमेट बनाते थे जहां सतह पर चलती लू और चिलचिलाती धूप का कोई असर ही नहीं होता था। रोम के लोगों का तरीका थोड़ा अलग और एकदम इंजीनियरिंग लेवल का था। उनकी हाइड्रोनिक वॉल्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने क्या किया कि एक्वेडक्ट्स के जरिए पहाड़ों का बर्फ जैसा ठंडा पानी सीधे शहरों तक पहुंचाया। फिर इस पानी को इमारतों की मोटी दीवारों के अंदर लगे पाइपों से गुजारा गया। इमेजिन कीजिए, दीवारें ही ठंडी हो गई। कमरे के अंदर बैठे इंसान के लिए ये रेडिएंट कूलिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था। अब हम अपने चौथे और सबसे हैरान कर देने वाले तत्व पर बढ़ते हैं, आइस, यानी रेगिस्तान के बीचों बीच बर्फ जमाना। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आग उगलते रेगिस्तान में बर्फ जमाना नामुमकिन सा लगता है ना? पर पर्शिया के लोगों ने अपने यखचाल के जरिए ये चमत्कार भी कर दिखाया। सर्दियों की रातों में उथले तालाबों में पानी भर दिया जाता था। रेगिस्तान का आसमान एकदम साफ होता है, तो रेडिएटिव फ्रीजिंग की वजह से वो पानी रातों रात बर्फ बन जाता था। फिर इस बर्फ को जमीन के अंदर गहरे गड्ढों में स्टोर कर लिया जाता था और टावर्स ठंडी हवा को वहीं रोक कर रखते थे। यखचाल का विशाल गुंबद एक खास तरह की मसाले से बनता था जिसे सरूज कहते थे। अब इसकी रेसिपी सुनिए। रेत, मिट्टी, चूना, राख और यहाँ तक कि बकरी के बाल और अंडे की सफ़ेदी। ये मिक्सचर इतना वाटरप्रूफ और हीट प्रूफ होता था कि बाहर की एक बूंद गर्मी अंदर नहीं जा सकती थी। स्टैक इफेक्ट का कमाल देखिए। ठंडी हवा भारी होती है तो वो नेचुरल तरीके से गड्ढे के बेस में बर्फ के पास ही रुकी रहती, और अगर कोई थोड़ी बहुत गर्म हवा आ भी जाए तो वो हल्की होने के कारण ऊपर उठकर गुंबद के ऊपरी छेद से बाहर निकल जाती। इसी शानदार इंजीनियरिंग की वजह से शाही दरबारों में तपती गर्मियों में भी शरबत और फलूदा जैसी ठंडी चीजें सर्व की जा सकती थीं। इन सब प्राचीन चमत्कारों को देखने के बाद आइए अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि आज हम इनसे क्या सीख सकते हैं। 10 से 15 ये कोई मामूली फिगर नहीं है। इन प्राचीन डिजाइनों ने बिना एक भी यूनिट बिजली के तापमान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट ला दी थी, वो भी पूरी तरह से जीरो कार्बन एमिशंस के साथ। ये दिखाता है कि ये सब सच में पॉसिबल है। आज के अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स इन पुरानी तकनीकों से बहुत कुछ कॉपी कर सकते हैं। घरों में पैसिव कूलिंग डिजाइन जैसे मोटी दीवारें और शेड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हरियाली और पानी के स्रोतों को घरों का हिस्सा बनाया जा सकता है। क्रॉस वेंटिलेशन को ऑप्टिमाइज करके और इको फ्रेंडली इंसुलेशन का इस्तेमाल करके हम इन सस्टेनेबल ब्लूप्रिंट्स को आज भी अपना सकते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया लगातार तप रही है, तो क्या हमें अपने इन आधुनिक घरों के डिजाइन पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? एसी पर अंधाधुंध निर्भरता को कम करके अपने पूर्वजों के जीरो कार्बन थर्मोडायनेमिक इंजीनियरिंग से प्रेरणा लेकर हम भविष्य के घरों को कैसे बेहतर बना सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।